नमस्कार, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीक ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम उपभोक्ता की बचत का जो माप है प्रोफेसर हिक्स के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मार्शल का जो उपयोगिता की बचत के बारे में जो विचार था वो हमने पहले पढ़ चुका था। मार्शल ने क्या बताया कि मार्शल का जो उपयोगिता की बचत का माप है वो गणनावाचक विचारधारा, ठीक है, जो उपयोगिता विश्लेषण है उसके आधार पर मापा था उसने। और उन्होंने क्या बताया कि जो उपयोगिता है वो मापनी होती है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को उन्होंने स्थिर मान लिया था, ठीक है। लेकिन इस अवधारणा का प्रोफेसर हिक्स और हेंसन है इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने क्या बताया कि जो उपयोगिता होती है उसको मापा नहीं जा सकता है और मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो भी स्थिर नहीं होती है, ठीक है। प्रोफेसर हिक्स क्या कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में लोगों का जो व्यय है, ठीक है, अगर व्यय जो होता है वो बढ़ता जाता है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे लोग अपना जो खर्चा है वो बढ़ाते हैं तो उनके पास में मुद्रा की मात्रा जो है, उपलब्ध मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और इसी कारण क्या होता है, लोगों की जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो व्यय के साथ साथ में बढ़ती जाती है, ठीक है। जबकि मार्शल क्या मानते थे कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को उन्होंने स्थिर मान लिया था, ठीक है। उसकी आलोचना करके और उपभोक्ता की बचत के बारे में प्रोफेसर हिक्स ने अपना विचार प्रतिपादित किया था, ठीक है। उनकी एक पुस्तक आई थी वैल्यू एंड कैपिटल, उस पुस्तक में उन्होंने उपभोक्ता की बचत के बारे में अपने विचार दिए हैं। प्रोफेसर हिक्स क्या कहते हैं कि जो मार्शल मुद्रा की उपयोगिता को स्थिर मानता है, ठीक है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसका जो आय प्रभाव है उसकी उसने उपेक्षा की है, ठीक है। जो मार्शल है वो आय प्रभाव की उपेक्षा करता है, मतलब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है, क्रय शक्ति है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन मार्शल जो है इस तथ्य को शामिल ही नहीं करता है, मतलब कीमत में परिवर्तन से जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लेता है। इसका मतलब जो आय प्रभाव होता है उसकी उसने उपेक्षा की थी और इसी कारण प्रोफेसर हिक्स ने फिर अपना नया विचार दिया, ठीक है। और प्रोफेसर हिक्स का जो विचार है उसमें उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया गया है। उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता की बचत को मापने का प्रयास किया गया है, ठीक है। प्रोफेसर हिक्स है वो क्या कहते हैं कि उपयोगिता जो होती है वो अमापनीय होती है, मतलब उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में मापा नहीं जा सकता है। 1, 2, 3 ऐसी जो संख्या होती हैं उसमें हम उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं। फिर दूसरा वो क्या कहते हैं कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होती है वो स्थिर नहीं होती, ठीक है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। उपभोक्ता के द्वारा अपना व्यय में जब परिवर्तन किया जाता है तो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। और तीसरी बात वो कहते हैं कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की जो स्थानापन्न वस्तु होती है, पूरक वस्तु होती है, उसकी मांग पर भी प्रभाव पड़ता है। तो प्रोफेसर हिक्स कीमत में परिवर्तन से स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं का जो प्रभाव है उसको भी अपने अध्ययन में शामिल करते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर हिक्स का जो विचार है एक तरह से प्रोफेसर मार्शल की जो विचारधारा थी उसके बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। उनमें जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया है। अब देखिए प्रोफेसर हिक्स क्या कहते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है, ठीक है, तो वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता के ऊपर उसके दो प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उसका उपभोक्ता पर दो प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक है। उपभोक्ता उससे दो तरह से प्रभावित हो सकता है। अब कैसे प्रभावित हो सकता है, पहली बात हमारे हम देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो कीमत घटने का मतलब क्या हो गया कि उपभोक्ता उस वस्तु की अब अधिक मात्रा खरीद सकता है, ठीक है। वस्तु की कीमत घटने से क्रय शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है, ठीक है। तो इसी से वो क्या करेगा, जो दूसरी वस्तु है, ठीक है, जिसकी कीमत को हमने शामिल नहीं किया उसकी कीमत एक तरह से क्या है, स्थिर। तो दूसरी वस्तु की जगह वो इस वस्तु को, कौन सी वस्तु, जिसकी कीमत में कमी हो गई है उसको प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। जिस वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है उपभोक्ता उस वस्तु को अधिक मात्रा में प्रयोग कर सकता है, दूसरी वस्तु की जगह इस वस्तु का वो प्रतिस्थापन कर सकता है। और दूसरी बात है कि जब किसी वस्तु की कीमत अगर घट जाती है तो कीमत घटने का मतलब क्या है, वो जो वस्तु है वो क्या हो गई, सस्ती हो गई, ठीक है। और सस्ती होने का मतलब क्या है, पहले जितनी मात्रा खरीदने के लिए उससे अब कम व्यय करना पड़ेगा,
ठीक है। माना कि कोई वस्तु जैसे 100 रुपये में पहले 1 किलोग्राम आती थी, अब उसकी कीमत क्या हो गई, सस्ती हो गई, ठीक है। माना कि क्या हो गई है, 50 रुपये किलोग्राम हो गई है। तो इसका मतलब अब इस 1 किलोग्राम मात्रा को खरीदने के लिए अब उसको कितने खर्चा करना पड़ रहा है, 50 रुपये खर्चे करना पड़ रहा है, ठीक है। जबकि पहले कितना करना पड़ता था, 100 रुपये। मतलब वस्तु की कीमत में कमी होने का मतलब क्या है, पहले की तुलना में उपभोक्ता को अब उतनी ही मात्रा खरीदने के लिए कम राशि खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रोफेसर हिक्स ये 2 कारण बताते हैं कि कीमत घटने से उपभोक्ता के ऊपर ये 2 प्रभाव पड़ सकते हैं। और दोनों स्थिति में क्या हो रहा है कि जो उपभोक्ता की स्थिति है, ठीक है, उपभोक्ता की स्थिति पहले की तुलना में सुधार हो रहा है, पहले की तुलना में बेहतर हो जाती है। तो प्रोफेसर हिक्स जो है वो क्या कहते हैं कि जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, ठीक है, तो कीमत घटने से उपभोक्ता की वास्तविक आय, क्रय शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और क्रय शक्ति में जो वृद्धि हो रही है, वास्तविक आय में जो वृद्धि हो रही है, वही उपभोक्ता की बचत है, ठीक है। उपभोक्ता की बचत में कौन सी बचत को शामिल करते हैं प्रोफेसर हिक्स, उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है, ठीक है। कीमत परिवर्तन से वास्तविक आय में जो परिवर्तन होता है वो ही उपभोक्ता की बचत का माप होता है, ठीक है। अब देखिए हिक्स के हम शब्द देख रहे हैं। हिक्स क्या बोलते हैं कि कीमत में कमी से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले लाभ को मौद्रिक आय रूप में व्यक्त करना ही उपभोक्ता की बचत है, ठीक है। जब कीमत में कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का जो पैसा है वो पहले की तुलना में कम खर्च होता है, जो बच जाता है उसे ही प्रोफेसर हिक्स क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत कहते हैं। अब देखिए इस स्थिति को हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के द्वारा वस्तु के मूल्य तथा उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की बचत पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उदासीनता मतलब प्रोफेसर हिक्स का जो विश्लेषण वो किस पर आधारित है, उदासीनता वक्र विश्लेषण पर आधारित है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, वस्तु की जो कीमत है और उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है उनमें परिवर्तन होने से उपभोक्ता की बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम करते हैं। अब देखिए प्रोफेसर हिक्स की जो उपभोक्ता की बचत अवधारणा है उसको हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा रेखा चित्र है, वो रेखा चित्र हमने बना रखे हैं। एक हमारा ये है, दूसरा ये है, इधर वस्तु x है, इधर हमारी वस्तु y है और मौद्रिक आय को भी हमने OY अक्ष पर लिया है। अब देखिए हम इस रेखा चित्र को देखते हैं तो उपभोक्ता वस्तु x की OM इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए जो मुद्रा खर्च करता है वो कितने करता है, A से लेकर P तक मुद्रा की इकाइयाँ खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता तटस्थ वक्र के E बिंदु पर होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता X वस्तु की OM इकाइयाँ और Y वस्तु की OP इकाइयों का प्रयोग करता है और OX इकाइयाँ जो है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इन वस्तुओं की इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, A से लेकर P जो है वो मुद्रा की इकाइयों का त्याग करता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है, उसी स्थिति को हमने इस रेखा चित्र में भी ले रखा है, ठीक है। जो हमारा ये IC1 वक्र है और ये O से लेकर M मात्रा है और E बिंदु संतुलन का है, जहाँ पर O से लेकर P इकाइयाँ वस्तु X की प्रयोग करता है और इन इकाइयों को प्राप्त करने के लिए वह A से लेकर P मात्रा खर्च करता है। अब देखिए अगर हम मान लें कि वस्तु X, ठीक है, वस्तु X की कीमत में अगर कमी हो जाती है तो वस्तु X की कीमत में कमी होने का मतलब क्या है, अब उपभोक्ता X वस्तु का ज़्यादा प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि हमारा जो बजट रेखा है वो ये बन जाती है, ठीक है। A से लेकर भी हम इसको नाम दे देते हैं। अब उपभोक्ता वस्तु X की कीमत में कमी होने से ऊंचे तटस्थ वक्र E1 बिंदु पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो वस्तु X की जो कीमत है वो घट गई है, तो वस्तु X की OM इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पहले कितना व्यय करता था, कितनी राशि दे देता था, A से लेकर P तक, और कीमत घटने से अब उसका जो खर्चा है वो कम हो गया है। कितना हो गया है, A से लेकर P1 तक ये हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा क्षेत्र है P1 E1 E के बराबर, ये उपभोक्ता की बचत है, ठीक है। वस्तु X की कीमत में अगर कम हो जाती है तो कमी होने से उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है वो पहले की तुलना में उसको कम खर्च करनी पड़ती। पहले कितना खर्च करता था वो, A से लेकर P तक, और अब वस्तु की कीमत घटने से अब उसको कितना खर्चा करना पड़ रहा है, पहले की तुलना में कम। कितना, A से लेकर P1 तक, तो पहले की तुलना में कितना कम खर्चा करना पड़ रहा है, P से P1 तक, और उसका जो कुल खर्चा है कितना कम हो रहा है, इतना। तो यही उपभोक्ता की बचत है, ठीक है, प्रोफेसर हिक्स के अनुसार।
और उपभोक्ता क्या होता है, वस्तु एक्स की कीमत में कमी होने से उच्च तटस्थ वक्र पर पहुंच जाता है, ठीक है, ई से E1 पर पहुंच जाता है, IC1 से ऊंचे वाले IC2 के E1 बिंदु पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय में परिवर्तन हुआ है वही उपभोक्ता की बचत होती है, ठीक है। और उपभोक्ता की जो कुल बचत है वो कितनी है, P1P E1E के बराबर।